नमस्कार। स्वागत है मेरे चैनल में आप सबका। गुनाहों के देवता के पिछले भाग में हमने सुना कहानी के दो मुख्य किरदार सुधा और चंद्र के बारे में। फिर हमने सुना कि सुधा ने चंद्र को किसी ईसाई लड़की के यहाँ पिताजी की स्पीच की टाइपिंग करने के लिए भेजा है। अब आगे। सिविल लाइंस के उजाड़ हिस्से में एक पुराने से बंगले के सामने आकर मोटर रुकी। बंगले के कंपाउंड में मुर्गी के पंख बिखरे पड़े थे। रास्ते पर भी घास उग आई थी। फाटक के एक और छोटा सा लकड़ी का नेम पटल रखा हुआ था। उसने पढ़ने की कोशिश की। उसने जेब से लिफाफा निकाला और पता मिलाया। लिफाफे पर लिखा था मिस पी.डी. क्रूज। यही बंगला। लेकिन किसी का बाहर आना तो दूर, एक मुर्गा जो अहाते में कुकड़ू को कर रहा था, उसने मुड़कर बड़े संदेह से चंद्र की ओर देखा और उसके बाद पंख फड़फड़ाते हुए, चीखते हुए जान छोड़कर भागा। बड़ा मनहूस बंगला है। यहाँ आदमी रहते हैं। और नीचे की ज़मीन ऐसी थी जैसे कई साल से उस बंगले में कोई सवारी गाड़ी ना आई हो। बरामदे में गया। यह बंगला खाली है, उसने सोचा। सुबह 8:30 बजे ही वहाँ ऐसा सन्नाटा छाया था कि दिल घबरा जाए। आसपास चारों ओर आधी फरलांग तक कोई बंगला नहीं था। उसने सोचा बंगले के पीछे की ओर शायद नौकरों की झोपड़ियाँ हों। वह बाजू की ओर मुड़ा। खुशबू का एक झोंका उसे चूमता हुआ निकल गया। बहुत खूबसूरत बाग है। फूलों में रंग था, हवा में ताजगी थी, पेड़ों में हरियाली थी, झोंकों में खुशबू थी। लेकिन फिर भी सारा बाग ऐसे सितारों का गुलदस्ता लग रहा था जिनकी चमक, जिनकी रोशनी और जिनकी ऊंचाई लुट चुकी थी। चंद्र फूलों का बेहद शौकीन था। सुबह घूमने के लिए उसने दरिया किनारे के बजाय अल्फ्रेड पार्क चुना था, क्योंकि पानी के लहरों के बजाय उसे फूलों के बाग के रंग और सौरभ के लहरों से बेहद प्यार था। और उसे दूसरा शौक यह था कि फूलों के पौधों के पास से गुजरते हुए हर फूल को समझने की कोशिश करना चाहते हैं और ऐसा लगता है जैसे हर फूल के पास अपना व्यक्तिगत संदेश है, जिसे वह अपने दिल की पंखुड़ियों में आहिस्ते से सहेज कर रखे हुए है कि कोई सुनने वाला मिले और वह अपनी दास्तां सुनाए। पौधे के ऊपरी फुंगी पर मुस्कुराता हुआ आसमान की तरफ मुँह किए हुए गुलाब, जो रात भर सितारों के मुस्कुराहट चुपचाप पीता रहा है, अपने मोतियों के पंखुड़ियों के होठों से जाने क्यों खिलखिलाता ही जा रहा था। जाने इसे कौन सा रहस्य मिल गया। गुलाब जाने क्यों उदास है। हरा आंचल लपेटे प्रथम ज्ञान यमुना की तरह लाज में सिमटी तो सिमटी ही जा रही है, जिनकी यौवन की पर्दे की ओर से भी झलकी ही पड़ती है, झलकी ही पड़ती है। फारस के शहजादे जैसा शान से खिला हुआ पीला गुलाब। उसे पीले गुलाब के पास आकर चंद्र रुक गया और झुक कर देखने लगा। अमृत को पीने के लिए व्याकुल किसी सुकुमार भावुक परी की फैली हुई अंजलि के बराबर बड़ा सा फूल जैसे रोशनी बिखेर रहा था। बेगनबोलिया के कुंजन से छन कर आने वाली तोता पंखे धूप ने जैसे उस पर धान पैन की तरह खुशनुमा हरियाली बिखेर दी थी। चंद्र ने उसे तोड़ ले, लेकिन हिम्मत ना पड़ी। सोने के इरादे से उसने हाथ बढ़ाया ही था कि किसी ने पीछे से गरज कर और उसके बाद किसी ने चंद्र को अपने दोनों हाथों से जकड़ लिया, उसकी गार्डन पर सवार हो गया। रोज रोज यहाँ से फूल गायब होते हैं। मैं कहता था कौन तोड़ ले जाता है। वह हाँफता ही जा रहा था। आज मैंने पकड़ा है। तुम्हें रोज चुपके से चले जाते थे। वह चंद्र को कसकर पकड़े था, लेकिन उसे बीमार गोरे की सांसें जैसे छूटी जा रही थी। चंद्र ने उसे झटका देकर धकेल दिया और दांत किटकिटा कर बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? पागल है क्या? उसका रोना रुका नहीं। तुम बहाना बनाते हो, तुम बहाना बनाते हो। और अगर मैं विश्वास नहीं करता
तो तुम मारने की धमकी देते हो। अगर मैं कमज़ोर ना होता तो तुम्हें पीस कर खा जाता और तुम्हारी खोपड़ी कुचल कर फेंक देता, जैसे तुमने मेरे फूल फेंके होंगे। फिर तुमने उसे उठाकर अभी नाली में फेंका होगा। अरे बाप रे, अरे बाप रे, कहते हुए एक लड़की दौड़ती हुई आई। चंद्र को देखकर रुक गई। गोरा उसे उस लड़की के आते ही फिर तनकर खड़ा हो गया और दांत पीसकर बोला, अरे मैं तुम्हारा दांत तोड़ दूंगा, बदमाश कहीं का। चुपके चुपके आया और मेरा गुलाब तोड़ने लगा। मैं चमेली के झाड़ के पीछे छुपा देख रहा था। अभी मैं पुलिस बुलाती हूँ, तुम देखते रहो, मैं फ़ोन करती हूँ। लड़की ने डांटते हुए कहा, अरे भाई, मैं मिस डी क्रूज से मिलने आया हूँ। मैं तुम्हें नहीं जानती, झूठा कहीं का। लड़की ने खत खोला और पढ़ा और एकदम से उसने अपनी आवाज़ बदल दी। तुम किसी दिन पागल खाने जाओगे। तुम तो मुझे बदनाम कर डालोगी। आपको डॉक्टर शुक्ल ने भेजा है। जब से इनकी पत्नी की मौत हो गई। उसने चंद्र का हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ बेहद ठंडा था। वह कह रही थी। उसके हाथ के उस तुषार स्पर्श से चंद्र सिहर उठा और उसने हाथ झटका। हाथ तो बर्फ है, और बोली, अरे शैतान। दोनों कॉलर पकड़कर उसने अपनी खुली गर्दन ढकने का प्रयास किया और फिर अपनी पोशाक पर लज्जित होकर हंसी। गुस्से के मारे चंद्र ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन उसने देखा वह 23 बरस की दुबली पतली तरुणी है। लहराता हुआ बदन, गले तक कटे हुए बाल, एंग्लो इंडियन होने के बावजूद गोरी नहीं है। भागते वक्त ऐसी लग रही थी जैसे छलकती हुई चाय। इतने में वह गोरा उठा और चंद्र का कंधा छूकर बोला, माफ़ करना भाई, उससे मेरी शिकायत मत करना। असल में यह गुलाब मेरी मृत पत्नी की यादगार है। जब इनका पहला पेड़ आया था तब मैं इतना ही जवान था जितने तुम, और मेरी पत्नी उतनी ही अच्छी थी जितनी पम्मी। कौन पम्मी? यह मेरी बहन प्रमिला डिक्रूज। कब मरी आपकी पत्नी? माफ़ कीजिएगा, मुझे भी मालूम नहीं था। हाँ, मैं बड़ा अभागा हूँ। मेरा दिमाग कुछ खराब है। देखिए, अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद 5 साल से मैं उन फूलों को संभाल रहा हूँ। अंदर आगे बढ़ा और मुड़कर गोरा अपने गुलाब और चमेली की छड़ी में खो गया। चंद्र गया और कमरे में पड़े हुए एक सोफे पर बैठ गए। पम्मी नहा चुकी थी और एक हल्की फ्रांसीसी खुशबू से महक रही थी। शैम्पू से धुले हुए रखे बाल जो मचले पड़ रहे थे। खुशनुमा आसमानी रंग का एक पतला चिपका हुआ झीना ब्लाउज, उस पर 2 गेलिस कमर, छाती और कंधे पर चिपके हुए थे। होठों पर एक हल्की लिपस्टिक, लंबे नाखूनों पर हल्की गुलाबी पेंट। वो आई और सोफे पर उसके बगल में बैठ गई। बड़ी मुलायम आवाज़ में बोली, मुझे बड़ा दुख है मिस्टर। कोई भी लड़की सहानुभूति दिखाए और माफ़ी मांगे तो उसके सामने कौन पानी पानी नहीं हो जाएगा। लेकिन चंद्र की एक आदत थी, चाहे कुछ भी ना हो, कम से कम वह अच्छी तरह जानता था कि नारी जाति से व्यवहार करते समय कहाँ पर कितनी ढील देनी चाहिए, कितना कसना चाहिए, कब सहानुभूति से उन्हें झुकाया जा सकता है, कब अकड़कर। इस वक्त वह जानता था कि इस लड़की से वह जितनी सहानुभूति चाहे ले सकता है। गर्दन पर जैसे अभी तक जलन हो रही थी, उसने गर्दन पर अपनी बर्फीली उंगलियां रख दी। लाइए, लोशन मल दूं मैं? धन्यवाद, धन्यवाद। यह वाक्य कपूर ने चाहे शरारत से नहीं कहा हो, लेकिन कहा इतने शांत और संन्यास से कि पम्मी कुछ प्रतिवाद ना कर सकी। और फिर 6 बरस से 60 बरस तक की कौन ऐसी स्त्री है जो अपने रूप की प्रशंसा पर बेहोश ना हो जाए? अच्छा, लाइए, स्पीच कहाँ है? मुझे टाइप करनी है। उसने विषय बदलते हुए कहा, माफ़ कीजिएगा अगर मैं कुछ व्यक्तिगत सवाल पूछूं। माफ़ कीजिएगा अगर मैं कुछ व्यक्तिगत सवाल पूछूं, कपूर ने बहुत शिष्टता से पूछा। जी।
और तब मैं सीनियर कैम्ब्रिज पास करके यूनिवर्सिटी गई थी। यूनिवर्सिटी मुझे छोड़नी पड़ी क्योंकि मैंने अपनी शादी कर ली। अच्छा, आपके पति कहाँ हैं? और स्पीच के कागज़ को फिर तह करते हुए बोली, मिस्टर कपूर, आप अविवाहित हैं? जी हाँ। और विवाह करने का इरादा तो नहीं रखते हैं? नहीं। तब बहुत अच्छे, तब तो हम लोगों में निभ जाएगी। मैं शादी से बहुत नफ़रत करती हूँ। शादी अपने को दिए जाने वाला सबसे बड़ा धोखा है। एक बिशप की दुबली पतली भावुक लड़की से इन्होंने शादी कर ली और उसे बेहद प्यार करते थे। सुबह शाम दोपहर कभी उसे अलग नहीं होने देते थे। हनीमून के लिए उसे लेकर सालों हो गए। सिलोन गए थे। वह लड़की बहुत कला प्रिय थी, बहुत अच्छा नाचती थी, बहुत अच्छा गाती थी और खुद गीत भी लिखती थी। और ये गुलाब के बाग उसी ने बनवाया था। कुछ दिनों बाद दोनों में झगड़ा हुआ। क्लब में बॉल डांस था और उस दिन वह लड़की बहुत अच्छी लग रही थी। बहुत अच्छे डांस के वक्त इनका ध्यान डांस की तरफ कम था, अपनी पत्नी की तरफ ज़्यादा। उन्होंने आवेश में उसकी उंगलियां जोर से दाब दी। वह चीख पड़ी और सभी लोग इन दोनों की ओर देखकर हंस पड़े। वह घर आई और बहुत बिगड़ी। आप नाच रहे थे या टेनिस का मैच खेल रहे थे? मेरा हाथ था कि टेनिस का रैकेट। इस बात से बंटी भी बिगड़ गया। उस दिन से इन दोनों में जो खटकी तो फिर कभी न बनी। धीरे धीरे वह लड़की एक सार्जेंट को प्यार करने लगी। इतना इनको सदमा हुआ कि उस लड़की ने सार्जेंट से प्यार जारी रखा, लेकिन बीमारी में बर्टी की बहुत सेवा की। बर्टी अच्छा हो गया। उसके बाद उसे एक बच्ची हुई और उसी में वह मर गई। हालांकि सब जानते हैं कि वह बच्ची सार्जेंट की थी, लेकिन बर्टी को यकीन नहीं होता कि वह सार्जेंट से प्यार करती थी। वह कहता है, वह दूसरे से प्यार करती होती तो मेरी इतनी सेवा कैसे करती भला। उस बच्ची का नाम बर्टी ने रोज़ रखा और उसे लेकर दिन भर उन्हीं गुलाब के पेड़ों के बीच में बैठा करता था, जैसे अपनी पत्नी को लेकर बैठता था। 2 साल की बच्ची को सांप ने काट लिया और वह मर गई। तब से बर्टी का दिमाग ठीक नहीं है। खैर, जाने दीजिए, आइए अपना काम शुरू करें। चलिए अंदर के स्टडी रूम में चलिए, चंदर बोला और पम्मी के पीछे पीछे चल दिया। मकान बहुत बड़ा था और पुराने अंग्रेज़ों के ढंग का सजा हुआ था। बाहर से जितना पुराना और गंदा नज़र आता था, अंदर से उतना ही आलीशान और साफ सुथरा था। ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़माने की छाप थी अंदर। यहाँ तक कि बिजली लगने के बावजूद हाथ से खींचे जाने वाले बड़े बड़े पंखे लगे हुए थे। 2 कमरों को पार कर वे लोग स्टडी रूम में पहुँचे। बड़ा सा कमरा जिनमें चारों तरफ अलमारियों में किताबें सजी हुई थी। 4 कोनों में 4 मेज़ें लगी हुई थी, जिनमें कुछ बस्ट और कुछ तस्वीरें स्टैंड के सहारे लगी हुई थी। एक अलमारी में नीचे खाने में टाइपराइटर रखा था। पम्मी ने बिजली जला दी और टाइपराइटर खोलकर साफ करने लगी। चंद्र किताब देखने लगा। एक कोने में मराठी की कुछ किताबें रखी थी। उसे बड़ा ताज्जुब हुआ। अच्छा पम्मी, माफ़ कीजिएगा मिस क्रूज़, आप मुझे पम्मी पुकार सकते हैं। मुझे यही नाम अच्छा लगता है। क्या पूछ रहे थे आप? क्या आप मराठी भी जानती हैं? नहीं, मैं तो नहीं, मेरे नाना जी जानते थे। क्या आपको डॉक्टर शुक्ला ने हम लोगों के बारे में कुछ बताया नहीं? नहीं, कपूर ने कहा। अच्छा, ताज्जुब है। पम्मी बोली, आपने ट्रिनाली ड्रिक्रूज़ का नाम सुना है ना? हाँ, डिक्रूज़, जिन्होंने कौशाम्बी की खुदाई करवाई थी। वे तो बहुत बड़े पुरातत्ववेत्ता थे। हाँ, वही मेरे सगे नाना थे। और वे अंग्रेज नहीं थे, मराठा थे। और उन्होंने मेरी नानी से शादी की थी।
जो कश्मीरी ईसाई महिला थी। उनके कारण भारत में इन्हें ईसाई अपनानी पड़ी। यह मेरे नाना का ही मकान है और हम लोगों को मिल गया है। डॉक्टर शुक्ल के दोस्त मिस्टर श्रीवास्तव बैरिस्टर है ना, उन्होंने और डॉक्टर शुक्ल ने दिलवाया है। लीजिए, मशीन तो ठीक हो गई। उसने टाइपराइटर में कार्बन और कागज़ लगाकर कहा, लाइए निबंध। इसके बाद घंटे भर तक टाइपराइटर रुका नहीं। कपूर ने देखा कि यह लड़की जो व्यवहार में इतनी सरल और स्पष्ट है, फैशन में इतनी नाजुक और शौकीन है, काम करने में उतनी ही मेहनती और तेज भी है। उसकी उंगलियां मशीन की तरह चल रही थी और तेज, जितनी कि 1 घंटा में उसने लगभग आधी पांडुलिपि टाइप कर डाली थी। 1 घंटे बाद उसने टाइपराइटर बंद कर दिया। बगल में बैठे हुए कपूर की ओर झुक कर देखा, थोड़ी देर आराम की और अपने उंगलियों को चटखाने लगी। क्यों, एक प्याला चाय मंगवाई जाए? मैं तो पी चुका हूँ, लेकिन मुझसे तो काम नहीं हो रहा है बिना चाय के, वह बोली और अंदर चली गई। कपूर ने टाइप किए हुए कागज़ उठाए और कलम निकालकर उनकी गलतियाँ सुधारने लगा। चाय पीकर थोड़ी देर में पम्मी वापस आई और बैठ गई। उसने एक सिगरेट केस कपूर के सामने रखा। धन्यवाद, मैं सिगरेट नहीं पीता। अच्छा, ताज्जुब है। आपकी इजाज़त हो तो मैं सिगरेट पी लूँ? आप सिगरेट पीती हैं? छी, पता नहीं, मुझे औरतों का सिगरेट पीना एकदम नापसंद है। मेरी तो मजबूरी है मिस्टर कपूर, मैं यहाँ के समाज में मिलती जुलती नहीं हूँ। अपने विवाह और अपने तलाक के बाद मुझे एंग्लो इंडियन समाज से नफ़रत हो गई है। घर में अकेले रहती हूँ, सिगरेट और चाय से तबीयत बदल जाती है। तलाक के बाद आपने पढ़ाई क्यों जारी नहीं रखी? मैंने कहा। किताबों का मुझे शौक़ नहीं, बिल्कुल नहीं है, पम्मी बोली, और मैं अपने आदमियों में घुलने मिलने के लायक नहीं पाती। तलाक के बाद साल भर तक मैं अपने घर में बंद रही, इसलिए मैंने अपने को बंगले में ही कैद कर लिया है। संभव है मैं मजबूर होकर अपने से भी ना मिली, पम्मी गंभीरता से बोली। नहीं मिस्टर, रोज़ नहीं। पम्मी सही, आप गलत ना समझें, मैं मजाक कर रहा था। कपूर बोला। उसने इतनी देर में समझ लिया था कि यह साधारण ईसाई छोकरी नहीं है। इतने में बर्डी लड़खड़ाता हुआ हाथ में खुरपा लिए हुआ आया और चुपचाप खड़ा हो गया। अपनी धुंधली पीली आंखों से टुकुर टुकुर देखने लगा। कपूर ने कुर्सी खिसका दी और कहा, बर्टी के एक कंधे पर हाथ रखकर उसे सहारा देकर कुर्सी पर बैठा दिया। बर्टी बैठ गया और आंखें बंद कर ली। उसका बीमार कमज़ोर व्यक्तित्व जाने कैसा लगता था कि पम्मी और कपूर दोनों चुप हो गए। थोड़ी देर बाद बर्टी ने आंख खोली और बहुत करुण स्वर में बोला, पम्मी, तुम नाराज़ हो? मैंने जानबूझकर तुम्हारे मित्र का अपमान नहीं किया था। अरे नहीं, पम्मी ने उठकर बर्टी का माथा सहलाते हुए कहा। मैं तो भूल गई और कपूर भी भूल गए। धन्यवाद। अच्छा पम्मी, मैं कितना भागा हूँ, कितना भागा। कल रात को तुमने सुना था, वह आई थी और पूछ रही थी, तुम्हारी तबीयत अब ठीक है? मैंने कहा, तबीयत अब ठीक है, मैं अच्छा हूँ। वह उठी और जाने लगी। मैंने पूछा, कहाँ चली? तो बोली, साजन के साथ जरा क्लब जा रही हूँ। कपूर तब स्तब्ध सा उन दोनों की ओर देख रहा था। पम्मी ने कपूर को आंख के इशारा करते हुए कहा, वह हमसे मिली थी, वह सार्जेंट के साथ नहीं गई थी। तब उसने उल्लास भरे स्वर में पूछा। वह बोली, बर्टी का यह गुलाब सार्जेंट से ज़्यादा प्यारे हैं। फिर इन्हीं गुलाबों पर नाचती रही और सुबह होते ही इन्हीं फूलों पर छिप गई। तुम्हें तो किसी फूल में नहीं मिली? बर्टी ने बच्चों के से भोले विश्वास के स्वरों में कपूर से पूछा। बर्टी की इन बातों पर उसका मन बेहद भर आया। बर्टी की मुस्कुराहट पर उसकी नसें थरथरा उठी थी।
नहीं, मैंने तो नहीं देखा था, चंद्र ने कहा। बर्टी ने फिर मायूसी से सर झुका लिया और आंखें बंद कराहती हुई आवाज में बोला, फूल में वह छुप गई थी, उसी फूल को किसी ने चुरा लिया होगा। फिर सहसा तन कर वह खड़ा हो गया। फिर पुचकारते हुए बोला, जाने कौन यह फूल चुराता है। मुझे एक बार वह मिल जाए तो उसका खून मैं ऐसे पी लूं। उसने हाथ की उंगली काटते हुए कहा और उठकर खड़ा हो गया। लड़खड़ाता हुआ चला गया। वातावरण इतना भारी हो गया था कि फिर पम्मी और चंद्र ने कोई बातें ही नहीं की। पम्मी ने चुपचाप टाइप करना शुरू किया और कपूर चुपचाप बर्टी के बारे में सोचता रहा। घंटा भर बाद टाइपराइटर खामोश हुआ तो कपूर ने कहा, पम्मी, मैंने जितने लोग देखे उनमें शायद बर्टी सबसे विचित्र है और शायद सबसे दयनीय। पम्मी खामोश रही। फिर उसी लापरवाही से अंगड़ाई लेते हुए बोली, मुझे बर्टी की बातों पर जरा भी दया नहीं आती। मुझको उसको दिलासा देती हूँ क्योंकि वह मेरा भाई है। फिर जैसे बहुत ही तेजी से बोली, तुम जानते हो, मैं उसके फूल तोड़कर फेंक देती हूँ। मुझे शादी से नफरत है, शादी के बाद होने वाले आपसी धोखेबाजी से नफरत है और उस धोखेबाजी के बाद इस झूठ की यादगार और बेईमानी के पागलपन से नफरत है। और ये गुलाब के फूल क्यों मूल्यवान है? इसलिए ना कि इसके साथ बर्टी की ट्रेजेडी घुली हुई है। अगर एक फूल की खूबसूरत होने के लिए आदमी की जिंदगी में इतनी बड़ी ट्रेजेडी आना जरूरी है तो लानत है उस फूल पर, उस फूल की खूबसूरती पर। मैं उससे नफरत करती हूँ, इसीलिए तो किताबों से नफरत करती हूँ। एक कहानी लिखने बर्दाश्त करनी होती है। पम्मी चुप हो गई। उसका चेहरा सुर्ख हो गया। पम्मी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे अपनी ओर घूमकर देखा। पिछले 4 सालों से मैं अकेली थी और किसी दोस्त का इंतजार कर रही थी। तुम आए और दोस्त बन गए। तुम अक्सर आना। हाँ? अच्छा, कपूर ने गंभीरता से कहा। डॉक्टर शुक्ला जी से मेरा अभिवादन कहना। यहाँ कभी जरूर आए। आप भी कभी चलिए, वहाँ उनकी लड़की है, आप उससे मिलकर खुश होंगी। पम्मी उसको पहुँचाने फाटक तक चली तो उसने देखा बर्टी एक चमेली के झाड़ को हटा हटा कर कुछ देख रहा है। पम्मी को देखकर उसने पूछा, तुम्हें याद है, वो चमेली के झाड़ में तो नहीं छुपी थी? कपूर ने पता नहीं क्यों पम्मी को जल्दी से अभिवादन किया और चला गया। उसे बर्टी को देखकर डर लगता था। और आगे की कहानी सुनने के लिए हमारा साथ बने रहिए। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सदा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद। राधे राधे।